एपिसोड 41 एंड स्टडी। देवेश अपने बेड पर लेटा ही था कि उसे मिस्टर अय्यर का कॉल आ जाता है, तो देवेश कॉल पिक कर लेता है। मैनेजर अय्यर उसे बताते हैं कि कार के कंपनी से बात हो गई है, तो वो उसे आकर जल्द ही ठीक कर देंगे। देवेश करता है ठीक है, इतना कहकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। देवेश बेड पर लेटकर अब यामी को याद करने लगा। उसे आज की वो रोमांटिक किस याद आने लगती है और फिर वो मुस्कुराने लगता है। देवेश को इतना तो यकीन हो गया था कि यामी के दिल में उसके लिए भी फीलिंग्स तो है, नहीं तो वो भी उसे ऐसे पैशनेटली किस नहीं करती। वो ये सब सोच कर मुस्कुराए जा रहा था। ये सब सोचते सोचते हुए पता नहीं कब उसे नींद आ गई। उसे आज काफ़ी अच्छी नींद आई थी। सुबह वो उठता है, फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने लगता है, तो तभी उसे यामी का कॉल आता है। देवेश कॉल पिक कर लेता है तो यामी कहती, देवेश मैं आज तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए सूरत की फ़्लाइट सुबह के 10 बजे की बुक कर दी है। वैसे तुम सूरत क्यों जा रहे हो? देवेश कहता है, मेरे लिए इतना सब करने के लिए थैंक्स अ लॉट। तुम नहीं आ पाओगी, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम्हें कोई ज़रूरी काम आ गया होगा, इसलिए तुम नहीं आ पाई। चलो कोई बात नहीं, मैं सूरत किसी चीज़ को देखने जा रहा हूँ, अगर तुम भी साथ होती तो और भी मज़ा आता। तभी यामी कहती है, जाओ तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, अभी 8:30 बज रहे हैं, और हाँ रोड पर सावधान रहना, किसी लड़की से तो बिल्कुल भी मत टकराना। देवेश कहता है ठीक है, मैं समझ गया। देवेश जल्दी से तैयार होकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वो टिकट लेकर जा रहा था। वो सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि यामी ने मेरे लिए फर्स्ट क्लास की टिकट बुक कर दी है। वो जाकर फ्लाइट में बैठ जाता है। फ्लाइट अभी आधे घंटे में टेक ऑफ करने वाली थी, तो देवेश अपने सीट पर बैठकर अपना फ़ोन चलाने लगता है। कुछ देर फेसबुक स्क्रॉल करने के बाद वो एक गेम डाउनलोड कर लेता है और उसे खेलने लगता है। तभी वहाँ एक लड़के के साथ 2 लड़कियां भी आती है। उनमें से एक लड़की जैसे ही देवेश को देखती है तो उसे देखती ही रह जाती है। वो लड़की दूसरी लड़की से कहती है, देखो उस लड़के को, तो देखो यार वो कितना हैंडसम यार। वो दूसरी लड़की भी देवेश को देखने लगती है, तो वो भी देवेश को देखती ही रह जाती है। वो कहती है कि मैं इतनी बार फर्स्ट क्लास के टिकट से गई हूँ, लेकिन मैं अभी तक किसी ऐसे हैंडसम यंग एज के लड़के को नहीं देखा। यहाँ तो सभी एजेड बुढ़े ही आते हैं, पहली बार इतना हैंडसम लड़के को यहाँ देख रही हूँ। वो लड़का जो उन दोनों के साथ आया था, वो अपने ही बहनों को अपने सामने दूसरे लड़के की इतनी प्रशंसा सुनकर जेलस फील करने लगता है। वो बोल, क्या तुम ऐसे बात करना बंद करोगी? ये कितना शेमफुल है। और तुम दोनों सुनो, लाखों में एक लड़का होता है जो पैसों में अमीर और दिखने में भी हैंडसम हो, समझ गई? देवेश उन सब की बातें सुन रहा था। देवेश कहता है कि ब्रो, अगर तुम टफ बनने की कोशिश कर रहे हो तो खुद ही बनो, तुम मुझे उसमें मत घसीटो। देवेश उसे बेसिकली ये समझना चाहता था कि जिस लाखों में एक लड़के की बात वो कर रहा है, वो देवेश ही है। इतना कहने के बाद देवेश फिर अपने फ़ोन में बिजी हो जाता है। वो तीनों भी अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। वो लड़का देवेश के बगल में ही दूसरे रो में बैठा था। वो देवेश से कहता है कि मैं कोई टफ आदमी बनने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं तो बल्कि फैक्ट बता रहा था कि वास्तव में चेहरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसा होता है। चलो क्यों ना हम कंपेयर ही कर लेते हैं। जब यहाँ एयर होस्टेस आएगी तो मैं पूछूंगा कि वो किसे अपनी इंस्टाग्राम ऐड पर ऐड करने के लिए चूज करेगी। कुछ देर बाद वहाँ एक एयर होस्टेस कुछ लेकर आ रही थी, तो वो लड़का उसे अपने पास बुला लेता है। वो एयर होस्टेस उसके पास आकर कहती है, हेलो सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ सर? वो लड़का कहता है, बात यह है कि मेरे और इस लड़के में एक शर्त लगी है। हम दोनों ही तुम्हारा इंस्टाग्राम ऐड चाहते हैं, लेकिन ये तुम्हें चूज करना है कि तुम किसे अपना इंस्टा डी देना चाहती हो। वो एयर होस्टेस अपने मन में सोचती है कि मैंने सुना था कि जब तुम फर्स्ट क्लास में अमीरों के बेटे से मिलोगी और उन्होंने तुम्हारा नंबर या आईडी या कुछ सोशल मीडिया अकाउंट मांगा, तो समझ लेना कि तुम्हारा लग आ रहा है। वो एयर होस्टेस कहती है कि सर, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिए, हम कुछ रूल्स और रेगुलेशन से बंधे हुए हैं। हम किसी भी पैसेंजर को अपनी इंस्टा पर ऐड नहीं कर सकते और ना ही उसे उन्हें दे सकते हैं। वो लड़का अपनी घड़ी कसते हुए बोला, ये मैटर नहीं करता, तुम्हारी एयरलाइंस के रूल के मुताबिक एक पैसेंजर के रिक्वेस्ट की आसानी से मना नहीं किया जा सकता, मैं सही हूँ ना? वो एयर होस्टेस उस लड़के की घड़ी को देखने लगती है जो कि रोलेक्स की थी, करीब 5 से 6 लाख की तो थी। वो फिर देवेश के हाथ की घड़ी को देखने लगती है। देवेश अपना गेम खेलने में बिजी था। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि क्या ये पाटेक फिलिप सनमून 6 मॉडल की घड़ी नहीं है, ये तो करीब 5 करोड़ की तो होगी ही। उसने ये घड़ी अभी कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर देखा था, जहां ये काफ़ी चर्चा में था कि किसी ने ये लिमिटेड एडिशन वाली घड़ी मंगाई है। खैर, उस कस्टमर का डिटेल प्राइवेसी के कारण नहीं दिया गया था, इसलिए वो अच्छे से इस घड़ी को पहचान रही थी। वो तभी मुस्कुराते हुए देवेश से कहती है कि ऐसी बात है तो सर, क्या आप मुझे अपना इंस्टा ऐड दे सकते हैं? मैं आपको अभी ऐड कर लूँगी। देवेश कहता है ठीक है, ये लो। इतना कहकर वो अपनी इंस्टा ऐड उस एयर होस्टेस को दे देता है, और ये सब वो लड़का देखता ही रह जाता है। तभी उसकी एक बहन उसके ऊपर हंसते हुए बोली, भाई तुम्हारी फैक्ट तो फेल हो गई, ऐसा लग रहा है कि वो तो यहाँ काम ही नहीं कर रही है। इधर वो लड़का गुस्से से बुदबुदाए जा रहा था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। देवेश उसे हंसते हुए कहता है कि भाई, क्या तुम अब हार मानते हो या नहीं?
वो लड़का एयर होस्टेस से कहता है कि तुम यहाँ अभी नहीं आए हो ना। वो एयर होस्टेस भी कहती है कि हाँ, मैं आज ही यहाँ फर्स्ट क्लास में ट्रांसफ़र की गई हूँ। वो लड़का कहता है अच्छा तो तुम नहीं हो, मैं पक्का कह सकता हूँ कि मैं ही जीतता अगर यहाँ कोई और ज़्यादा अनुभव वाला होता। देवेश कहता है तुम अपने आप को मूर्ख क्यों बना रहे हो, हार तो हार ही होती है, उसमें अगर मगर की कोई बात ही नहीं होती। तभी उस लड़के की बहन सीट से उठते हुए बोली भाई वो देखो एक ब्यूटीफुल यंग लड़की यहाँ आ रही है, वाह ये कितनी चार्मिंग है यार, काश मैं भी ऐसी होती। वो लड़का उस आती हुई लड़की को देखते ही रह जाता है। वो कहता है अरे बाप रे, ये लड़की तो सच में एकदम आसमान से उतरी परी लग रही है। देवेश भी उस लड़की को देखने लगता है, फिर उस लड़के से कहता है क्या तुम अब ये चाहते हो कि मैं उससे उसकी इंस्टेड मांगूं, क्या तुम सच में यही करना चाहते हो? वो लड़का हंसते हुए बोला हाँ बिल्कुल, अगर मैं इस बार भी हार गया तो मैं मान लूंगा कि तुम ऑसम हो। देवेश कहता है कि क्या सच में, तब तो तुम बस देखते जाओ। एपिसोड 42 फायदा उठाना। उसे लड़की ने सनग्लासेस लगा रखा था जो उसकी पूरे चेहरे पर और भी खूबसूरत लग रहा था। वो लड़का तो उस लड़की का एकदम दीवाना सा हो गया था। वो देवेश को देखते हुए सोचता है कि ये क्या सोचता है कि वो लड़की इसे भाव भी देगी, तो इंस्टेंट दी तो छोड़ दो। इतना सोचते हुए वो मुस्कुराने लगता है और सोचता है कि क्यों न मैं ही उस पर ट्राई करूं, मेरी बात बन सकती है, वो लड़की जरूर मेरा वेल्थ देखकर इम्प्रेस हो जाएगी। तभी वो लड़की देवेश के पास आकर देवेश से कहती है एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम साइड हो सकते हो, वह विंडो वाली सीट मेरी है। वह लड़का अभी इसे इम्प्रेस करने के बारे में सोच ही रहा था, तब तक वो लड़की भी उसके पास आ गई थी। तो ये मौका अच्छा था, इसलिए वो अपनी घड़ी अनजान बनकर दिखाने की कोशिश करते हुए बोला हेलो मिस, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? दरअसल बात यह है कि मैं और ये भाई ने शर्त लगाए हैं कि हम आपका इंस्टा आईडी चाहते हैं, तो आप हम दोनों में से किसे देना चाहेंगी? वो लड़की जैसे उसे मुड़कर देखने वाली थी कि देवेश ने उसके कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर खींच लिया, जिससे कि वो लड़की देवेश के ऊपर आ जाती है और उन दोनों के चेहरे एक दूसरे की एकदम करीब आ जाते हैं, इतना कि दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे के ऊपर आ रही थी। उन दोनों का ये पोज देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों अभी किस कर लेंगे। उन दोनों को ऐसे पोज में देखकर तो उस लड़के की तो आंखें बाहर आ जाती है। वह भी उस लड़की से बात करके धीरे धीरे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। भला कोई कैसे किसी भी लड़की को ऐसे कमर से खींच सकता है? ये लड़का कुछ ज्यादा ही फ्लर्ट तो नहीं कर रहा है, वो भी ऐसी लड़की से, अब ये जरूर पिटेगा। वो लड़का देवेश के पिटने का इंतजार करने लगा। वैसे ये लड़की कोई और नहीं देवेश की प्यारी यामी थी, तभी तो देवेश ये सब हरकतें करने की हिम्मत भी कर पाया, नहीं तो भला उसकी किसी अनजान लड़की के साथ ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं होती। और अगर उसने ये हिम्मत करके कर भी दिया होता तो उसे अब तक लात घुसे पड़ चुके होते और 1000 गालियां भी सुन चुका होता। यामी धीरे से कहती है देवेश तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ये सब ऐसे फ्लाइट में कैसे कर सकते हो? देखो तो अपने आसपास यहाँ कितने लोग हैं, लोग हमें देख भी रहे हैं, क्या तुम मुझे अब छोड़ोगे नहीं? देवेश यामी से धीरे से कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, भले ही लोग हम दोनों को ऐसे ही देख रहे हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यामी कहती है कि ये कितना शेमफुल है ऐसे इस तरह से रहना। ये कहते हुए यामी का चेहरा लाल पड़ गया था और उसकी हॉट बीट भी फास्ट हो गई थी, क्योंकि वो देवेश के चेहरे के काफी करीब थी। देवेश कहता है तुम क्या कह रही हो, ये शेमफुल कैसे हो सकता है, हम दोनों तो बस काफी करीब है। वो लड़का कब से देवेश के पीटे जाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन ऐसा उसे कुछ होते नजर ही नहीं आ रहा था। वो तो सब कुछ पलट गया था। वो लड़की उसे मारने की बजाय दोनों पता नहीं क्या बातें कर रहे थे और वो लड़की वो सुनकर शर्मा भी रही थी। ये सब अब उस लड़के से देखा नहीं गया। वो बोला मैं हार मानता हूँ, तुम सच में औसम हो, अब तो दोनों अलग हो जाओ। देवेश यामी को छोड़ देता है। वो लड़का यामी से कहता है मिस आप ठीक तो है, इसने आपको जानबूझकर अपनी तरफ खींचा था, तो आप इसके साथ कुछ भी कर सकती हैं। तभी यामी कहती है नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मैं ही इसके ऊपर फिसल कर गिर गई थी, इन्होंने तो बल्कि मेरी गिरने से बचने में मदद की है। वह लड़का अब यामी को हैरानी भरी नज़र से देखने लगा, क्योंकि यामी साफ साफ उससे झूठ बोल रही थी। वो गिरी नहीं थी, बल्कि देवेश ने उसे खींचा था, तो ये तो उसने अपने सामने होते हुए देखा था। अगर ये सब उसने अपने सामने होते हुए नहीं देखा होता तो यामी की बात पर भरोसा कर लेता, लेकिन उसने ये सब अपने आंखों से होते हुए देखा था, कैसे वो यामी की बात मान ले? लेकिन वो अब कुछ कर भी तो नहीं सकता था। जब यामी ही इनकार कर रही थी कि देवेश ने उसे खींचा था, तो वह कौन होता है उसे फोर्स करने वाला, और अगर वह ये सब कहता भी है तो उसका कौन ही भरोसा करेगा? ये सब सोचकर वह अपने सीट पर ही बैठा रह जाता है। यहाँ यामी भी जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। देवेश उसकी सीट बेल्ट लगाने में मदद करने लगता है। वो यामी से पूछता है कि तुमने तो कहा था कि तुम काफ़ी बिजी हो, तो इसलिए मेरे साथ नहीं आओगी, तो तुम कैसे चली आई? यामी कहती है कि मैंने तुमसे वो सब झूठ कहा था, मैं तो तुम्हें सरप्राइज दे रही हूँ, मैंने तुम्हारे साथ आने का और सब घूमने और एंजॉय करने के लिए कंपनी देने के लिए। देवेश कहता है कि ओह अच्छा, सच में वैसे मुझे ये सरप्राइज काफ़ी पसंद आया। फिर वो कहता है वैसे यामी तुम्हारा परफ्यूम तो काफ़ी कमाल का है। यामी को ये सुनकर शर्म आने लगती है, क्योंकि उसे अभी के कुछ समय पहले की इंसिडेंट याद आ गई थी।
इधर वो लड़का उन दोनों को ऐसे देख जलन से गुस्से में कहता है, आखिर एक ब्यूटी भला उसके जैसे कचरे के बगल में कैसे बैठ सकती है, उसे तो मेरे बगल में बैठना चाहिए था। उसकी बहन कहती है, भाई मैं उस लड़के की इंस्टा आईडी लेने जा रही हूँ। वो लड़का अपनी बहन पर चिल्लाते हुए बोला, तुम आखिर उस जैसे कचरे की इंस्टा आईडी कैसे ले सकती हो। उसने काफ़ी तेज आवाज में ये बात कही थी, तो देवेश भी सुन लेता है। वो तो उसे गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, आखिर कौन है जो मुझे कचरा कह रहा है। वह लड़का कहता है, तुम जिसे जानते भी नहीं उसके कमर पर हाथ रख सकते हो और अपने आप को बहुत अच्छा मान रहे हो। अब देवेश भी ताव में आ जाता है। वो यामी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, हम दोनों को लव एट फर्स्ट साइट हो गया था और जल्द ही हम दोनों शादी करने वाले हैं। आखिर तुम्हें हमारी खुशी से जलन क्यों हो रही है। ये सुनकर तो वो लड़का जैसे सदमे में चला जाता है, क्योंकि वो अभी तक यही नहीं पचा पा रहा था कि वो लड़की देवेश के बगल में बैठी है और अब दोनों शादी करने वाले हैं। उस लड़के के सारे अरमानों पर तो पानी फिर गया। तभी यामी देवेश का हाथ हटाते हुए बोली, अब जाने भी दो इसे। तुम जब से फ्लाइट में आए हो तब से तुम मेरा कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रहे हो। देवेश कहता है कि मैं कहाँ तुम्हारा फायदा उठा रहा हूँ, जब से तुम आई हो तब से मैं कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गया हूँ। पहले तो मेरा यहाँ पर सांस फूल रहा था, लेकिन जब से तुम आई हो तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू ने तो मुझे एक ताजी मनमोहन हवा बिखेर कर मन फ्रेश कर दिया है। एपिसोड 43 ऑर्फनेज। देवेश की बातें सुनकर यामी काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। कुछ देर बाद फ्लाइट सूरत में लैंड करती है। दोनों जल्द ही अपना सामान लेकर बाहर आ जाते हैं। यामी देवेश का बैग देखकर कहती है कि इतना बड़ा बैग क्यों। देवेश कहता है, इसमें सभी गिफ्ट्स है। यामी कहती है, गिफ्ट कैसा गिफ्ट, ये सब तुम किसे देने यहाँ आए हो। देवेश कहता है कि रुको जरा, तुम्हें कुछ देर में सब पता चल जाएगा। दोनों टैक्सी लेकर कहीं निकल जाते हैं, जो कि उस जगह के बारे में ड्राइवर और देवेश को ही पता था। यामी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर देवेश ने उस ड्राइवर से क्या बात की और वो सब कहाँ जाने वाले हैं। फिर भी वो देवेश के साथ चल पड़ती है। दोनों जल्दी एक बड़े से बाउंड्री वॉल के पास आ जाते हैं। देवेश यामी को लेकर वहीं उतर जाता है। देवेश कहता है कि यहाँ से है, अब हम पैदल ही जाएंगे। इतना कहकर वे दोनों वहां से पैदल आगे जाने लगते हैं। यामी देखती है कि वो जगह काफी बड़ी थी, उसके चारों ओर बाउंड्री वॉल लगाया गया था। यामी उसे देखते हुए बोली, हालांकि यहाँ जमीन उतनी महंगी नहीं है, लेकिन फिर भी ये जमीन करोड़ों में तो होगी, इसका मालिक कितना अमीर होगा। देवेश कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो। वो मन में सोचने लगता है कि नीरजा माँ कितनी बुद्धू है, वो चाहती तो एक रिच लग्जरी लाइफ बिता सकती थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ है। उनके शरीर पर 1000 रू से ऊपर की साड़ी भी नहीं होगी। कितनी पागल औरत है, अपने साथ अपने हस्बैंड को भी यहीं पर घसीटी है, लेकिन फिर भी वो मेरी माँ के समान है। मैं उनकी जितनी रिस्पेक्ट करूँ उतनी कम है। दोनों चलते चलते उस बाउंड्री एरिया के गेट के सामने आ गए थे। यामी जैसे ही वहां ऊपर लगी बोर्ड को पढ़ती है तो समझ गई थी कि आखिर क्या मामला है। उस बोर्ड पर लिखा था, नीरजा ऑर्फेनेज। ये वही अनाथालय था जिसमें देवेश पहले रहता था। यहीं से उसे सुमन नाम की औरत ने गोद ले लिया था, जो उसे लेकर यहाँ से ग्रेटर नोएडा चली गई थी। ये सब यामी को देवेश ने ही बताया था। अब उसे समझ आ रहा था कि देवेश ने बैग भरकर गिफ्ट क्यों लिए हैं। यामी देवेश को देखकर मुस्कुराने लगती है। फिर वो देवेश को पिंच करते हुए बोली, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि हम यहाँ आने वाले हैं, नहीं तो मैं भी और कुछ गिफ्ट सामान पैक कर ली होती। देवेश कहते हैं, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, इसके लिए सॉरी, लेकिन मैं तो लाया हूं ना, तुम उसे ही दे देना। दोनों उस बड़े से गेट को धक्का देकर अंदर जाते हैं तो वहां की फील्ड में काफी सारे बच्चे खेल रहे थे। दोनों वहां बनी पगडंडी पर चलते हुए आगे जाने लगते हैं। तभी एक बच्चा देवेश को देखते ही बोल पड़ता है, अरे देवेश भैया। देवेश का नाम सुनते ही वो सभी अपना खेलना छोड़कर उन दोनों के पास आ गए। देवेश पहले भी ऐसे ही खाने की चीज हर 2-3 महीने पर जरूर लाया करता था। पहले तो हर महीने ही यहाँ आ जाया करता था, लेकिन फिर 2-3 महीने बाद आने लगा। वो सभी इसलिए ही देवेश को अच्छी तरह से पहचानते थे और जब भी देवेश आता उन सब के लिए वो अपनी सैलरी से पैसे बचाकर जरूर कुछ खाने की चीज भी लाता, तो भला बच्चे उसे कैसे भूल सकते थे। यामी उन सब से कहती है कि इसमें बहुत सारे डिलीशियस खाने की चीज हैं, मैं अभी तुम सबको निकाल कर देती हूँ। वो सभी बच्चे एक साथ यामी को थैंक यू दीदी कहते हैं। यामी देखती है कि ये सभी बच्चे वेल मैनेड है और सभी ठीक ठाक थे, यानी कि अनाथालय को चलाने वाले लोग इन सभी का अच्छे से ख्याल रखते हैं और इन्हें अच्छे से बोलना रहना भी सिखाते हैं। फिर वो बैग खोलकर वो सभी सामान एक एक करके उन सभी बच्चों में बांटने लगी। तभी वहां एक अधेड़ उम्र की औरत आती है जो करीब 55 से 60 साल की होगी। उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, जो कि उम्र के कारण स्वाभाविक थी। उन्होंने अपनी अप्रेन पहना हुआ था क्योंकि वो अभी किचन में काम कर रही थी, जो कि बच्चों का इतना शोर सुनकर बाहर देखने चली आई थी। वो देवेश को देखते ही बोली, अरे देवेश बेटा, तुम कब आए? तुम अगर यहाँ आने वाले थे तो पहले ही बता देते तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बना देती जो तुम्हें बचपन से पसंद है। देवेश उनका पैर छूते हुए बोला, वो तो मैं आपको सरप्राइज करने वाला था, इसलिए ही बिना बताए शांति से आपके पास आ गया। ये औरत और कोई नहीं नीरजा देवी थी, जो कि इस अनाथालय की ओनर और पालनहार भी थी।
वो देवेश को तुरंत उठाकर अपने गले से लगा लेती है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो देवेश का माथा चूमते हुए बोली, अरे मेरे बेटा कितना दुबला हो गया है रे तू, वो तेरी सुमन आंटी तेरा ध्यान नहीं रखती क्या? नीरजा देवेश को काफी ज्यादा मानती थी। जब सुमन उसे गोद लेने आई थी तो नीरजा उसे देवेश को नहीं देना चाहती थी। वो देवेश को खुद पालना चाहती थी, लेकिन उसने देवेश को ये सोचकर सुमन को दे दिया कि इसके बाद देवेश की आगे की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। 25 साल पहले नीरजा की एक एक्सीडेंट में उसके अजन्मे बच्चे की मौत उसके पेट में ही हो गई थी और उस सीरियस कंडीशन में उसका ऑपरेशन करना पड़ा था, जिसके कारण वो फिर मां नहीं बन सकी। इन सब की वजह से वो बहुत टूट गई थी। उनके पति योगेंद्र प्रसाद उसे बहुत प्यार करते थे। उनसे नीरजा की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। तब उन्होंने एक अनाथालय खोलने का निर्णय लिया और अपनी सारी संपत्ति बेचकर यहाँ अपनी बड़ी सी विले को ही अनाथालय बना दिया। वह एक हीरे की कारोबारी थे। उन्हें कुछ दिन बाद ही सुबह एकदम भोर में ही अनाथालय के सामने लगभग 2 से 3 महीने का बच्चा मिला, जो कि एकदम स्वस्थ था। सिर्फ उसके हाथ पर टांके लगे थे। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि उसका कोई छोटा सा सर्जरी की गई हो। उन दोनों ने उसे उठा लिया और डॉक्टर को दिखाया तो सिर्फ नॉर्मल सर्जरी थी। ये बच्चा उस अनाथालय का पहला बच्चा था। उसके आने से धीरे धीरे नीरजा अपने सदमे से एकदम बाहर आ गई। अब वो हंस रही थी, जिसे देखने के लिए योगेंद्र को 3 महीने लग गए थे। नीरजा ने उसका नाम देवेश रख दिया। हाँ, यही देवेश था, इसलिए ही तो नीरजा देवेश से कुछ ज्यादा ही अटैच थी। उसके बाद से वहाँ कई और बच्चे भी आए, जिससे नीरजा बस उन्हें सबके देखभाल में बिजी हो गई। कुछ दिनों बाद यहाँ अनाथालय में कोई व्यक्ति रात में बच्चों के खेलने का सामान और उनकी देखभाल की चीज छोड़कर जाने लगा। जब नीरजा ने देवेश को उठाया था, देवेश काफी सुंदर था। ऐसा लगता था कि उसके माता पिता भी काफी सुंदर रहे होंगे और उसके हाथ में एक सोने का कंगन था, यानी उसका परिवार काफी अमीर रहा होगा। एपिसोड 44, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। देवेश का वो कंगन कोई ऐसा वैसा कंगन नहीं था, क्योंकि योगेंद्र एक हीरे का व्यापारी था तो वो अच्छे से उस कंगन को समझ सकता था। वो काफी पुरानी खानदानी रही होगी। जैसे जैसे देवेश बड़ा होने लगा, उसकी बुद्धिमत्ता भी दिखाई देने लगी। उसका दिमाग अनाथालय के और बच्चों से काफी तेज था। वह चीजों को जल्दी समझ लेता था, क्योंकि शायद वो अपने माँ बाप पर गया होगा। नीरजा ने देवेश के माता पिता का काफी इंतजार किया, ये सोचकर कि कभी तो अपने बच्चों को पूछते हुए आएंगे, लेकिन 9 साल बीत जाने पर भी कोई नहीं आया। फिर एक दिन एक औरत एक बच्चा गोद लेने आई। उसने किसी के लिए नहीं, बस देवेश को ही गोद लेने को तैयार थी। उसका ये रवैया देखकर नीरजा को एक बार के लिए लगा था कि कहीं वही तो उसकी माँ तो नहीं, लेकिन फिर उसे समझ आ गया कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। नीरजा ने सुमन को देवेश को देने से पहले शर्त रखा था कि वो देवेश को अच्छे से पढ़ाई कराएगी, उसे काबिल बनाएगी। सुमन ने उसकी सारी शर्तें मानकर देवेश को लेकर वहां से लेकर चली गई। उस रात नीरजा बस रोती रही। उसने ना कुछ खाया और ना ही वो सोई। करीब 3 साल बाद सुमन देवेश को लेकर फिर वहां आती है और उसे नीरजा से मिलवाती है। नीरजा देवेश को देखकर काफी खुश थी। उसे दिन नीरजा ने सारी डिश देवेश के पसंद की बनाई थी। सुमन भी नीरजा का प्यार देवेश के लिए देख रही थी। तब से सुमन जरूर देवेश को 6 महीने पर नीरजा से मिलाने लाती और यही क्रम चलता रहा। जब देवेश नौकरी करने लगा तो वो खुद आने लगा। अब देवेश कहता है, अरे नहीं नीरजा माँ, सुमन आंटी तो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। नीरजा कहती है, अच्छा इस बार तू लेट कैसे हो गया? देवेश कहता है, अरे मैं इन दिनों कुछ ज्यादा ही बिजी चल रहा था, इसलिए नहीं आ पा रहा था। तभी एक कड़क आवाज आती है, सब बातें बस नीरजा से ही होगी कि कोई हमें भी पूछेगा भाई? देवेश तभी उस आदमी की तरफ देखते हुए बोला जिसने अभी ये सब कहा था, अरे अंकल। इतना कहकर वो उसके पास चला जाता है। योगेंद्र देवेश को गले से लगा लेता है, फिर उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। तभी नीरजा अपने मुंह पर हाथ रखते हुई यामी की तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है देवेश, तुमने तो मुझे सच में सरप्राइज कर दिया। तुमने अपनी एक गर्लफ्रेंड बना ली और मुझे से उसे मिलाने के लिए यहाँ पर भी लेकर आ गए। देवेश नीरजा को मना करने वाला था कि वो अभी उसकी गर्लफ्रेंड बनी नहीं है, लेकिन हाफ गर्लफ्रेंड तो है। लेकिन तभी यामी आगे जाकर देवेश को कुछ कहने का मौका दिए बिना ही उन दोनों से नमस्ते करके अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। नीरजा यामी का हाथ पकड़ते हुए बोली, बेटा तुम सुंदर होने के साथ साथ बहुत अच्छी भी हो, तुम मुझे देवेश के लिए एकदम परफेक्ट लगी और हम सब फैमिली है, तो अगली बार से यहाँ कुछ मत लाना। नीरजा ने देखा था कि देवेश की गर्लफ्रेंड वाली बात पर भी यामी ने उसे मना नहीं किया, इसलिए वो समझ गई थी, तभी उसने ये सब कहा था। इधर नीरजा और योगेंद्र को पता नहीं था कि देवेश की एक गर्लफ्रेंड पहले ही रह चुकी है। देवेश अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पूजा को कई बार यहाँ लाने की कोशिश की, वो नीरजा से उसे मिला सके, लेकिन पूजा हमेशा कोई ना कोई बहाना करके उसके साथ नहीं आती थी। देवेश ने भी नीरजा को पूजा के बारे में इसलिए नहीं बताया था कि वो उससे मिलने को कहेंगी तो वो उसे पूजा से कैसे मिलाएगा। इसी वजह से नीरजा और योगेंद्र को पूजा के बारे में पता ही नहीं था। देवेश ने भी आगे कुछ करना ठीक नहीं समझा, इसलिए वह चुपचाप खड़ा रहा और नीरजा और यामी को ऐसे ही बात करने दिया। कुछ देर ऐसे ही बात करने के बाद नीरजा योगेंद्र से बोली, सब सामान बच्चों में तुम जाकर अच्छे से बांट देना,
ज़्यादा मत बांटना, कुछ बाद के लिए भी बचा कर रख लेना, नहीं तो सब आज ही खा जाएंगे, तब तक मैं इन सबको अंदर ले जा रही हूँ। योगेंद्र वहां से जाते हुए बोल, डार्लिंग मैं तुम्हें याद दिला दूं कि आज करिश्मा भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ वापस आ रही है। नीरजा तभी जोर से खुशी से बोली, अरे सच में, मैं तो भूल ही गई थी कि आज वह भी आने वाली है। क्या संयोग है, आज तुम भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हो और वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ रही है। यामी देवेश से पूछती है कि ये करिश्मा कौन है। देवेश बताता है कि उसका पूरा नाम करिश्मा सोन है, वह भी अनाथालय में ही थी। मुझे जब अडॉप्ट किया गया था तो मैं नोएडा सुमन आंटी के साथ चला गया था, लेकिन उसे यही कि किसी व्यक्ति ने अडॉप्ट किया था तो वो यहीं पढ़ाई कर रही थी। चलो हम भी उससे एक बार मिलाते हैं। इधर बाहर से ऑर्फनेज में एक कार आती है, इसमें से 2 लोग निकलते हैं, एक लड़का और एक लड़की। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि जिसकी अभी कुछ देर पहले चर्चा हो रही थी, करिश्मा सोन। वो भी अपने साथ कुछ खाने का सामान लेकर आई थी। वो फिर उसे सभी बच्चों को देने लगती है। तभी कुछ बच्चे उस कार को देखने लगते हैं, जिससे कि वो दोनों अभी आए थे, वो बच्चे उसे छूने भी लगते हैं। तो वो लड़का जो करिश्मा के साथ आया था, वो गुस्से से उन्हें डांटते हुए बोला, तुम लोग इसे छूना भी मत, ये मेरी ऑडी है, अगर ये गंदा हो गया तो मुझे फिर से इसे पेंट करवाना होगा। उसके गुस्से भरे चेहरे को देखकर वो बच्चे डरने लगते हैं। तभी वहां देवेश और यामी भी आ जाते हैं। करिश्मा उसे देखते ही बोल पड़ी, बड़े भैया आप भी आए हैं, क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है, क्या आप मुझे इनसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे। ये सब वो यामी को देखते हुए कह रही थी। यामी देवेश के कुछ बोलने से पहले ही मुस्कुराते हुए बोल पड़ती है, हेलो देवेश, मुझे अक्सर तुम्हारे बारे में बताता रहता है और आखिर में हम सब आज मिल ही गए। वैसे मेरा नाम यामी सिंह है। करिश्मा यामी का हाथ पकड़ते हुए बोली, आप सच में बहुत खूबसूरत है। वैसे बड़े भैया ने आपको कैसे मना लिया अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। वो लड़का जो करिश्मा के साथ आया था, यामी को कृपी नज़र से देखते हुए बोला, हेलो मिस यामी, मैं करिश्मा का बॉयफ्रेंड सौरभ हूँ। ये कहते हुए वो हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करता है। तभी देवेश यामी के आगे आकर सौरभ का हाथ दूर करते हुए बोला, अरे हम कोई बाहरी थोड़ी है, हमें इतना फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं। एपिसोड 45 डोनेशन। यामी को देवेश का उसके लिए आगे आना काफ़ी अच्छा लग रहा था। यामी को ऐसी फीलिंग्स आ रही थी कि वो कोई प्रिंसेस है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसका नाइट आगे आ रहा हो। वो देवेश को जेलस देखकर मन ही मन मुस्कुरा भी रही थी। सौरभ देवेश की इस हरकत से गुस्सा हो जाता है। उसका गुस्सा उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो मन में सोचता है कि इस जैसे अनाथ कचरे को ऐसी सुपर लड़की कैसे मिल सकती है, ये तो उसे डिजर्व भी नहीं करता। सौरभ अपने भौहें सिकोड़ते हुए देवेश से बोल, तो तुम ही देवेश हो, मैंने यहाँ तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ सुना है। वैसे तुम इस समय क्या काम करते हो। देवेश भी उसी टोन में जवाब देता है जिसमें कि सौरभ ने की थी। वो कहता है कि क्या वाकई तुमने मेरे बारे में सुना है, मुझे नहीं पता था कि लोगों में मेरी इतनी चर्चा यहाँ होती है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अभी टैक्सी ड्राइवर का काम करता हूँ। सौरभ अजीब से मुंह बनाते हुए बोला, और टैक्सी ड्राइवर। पहले तो सौरभ देवेश को कुछ समझ भी रहा था, पर अब तो वो देवेश कुछ समझ ही नहीं रहा था। फिर वो करिश्मा को एक कृपी नज़र से देखने लगा, मानो वो कह रहा था कि तुम तो हमेशा देवेश भैया का रट लगाए रहती हो, हमेशा उसकी तारीफ करती रहती हो, पर वो तो एक छोटा सा ड्राइवर निकला। करिश्मा भी सौरभ की ओर देखने के बाद उसे इग्नोर करके देवेश को देखने लगती है। सौरभ को ये देखकर और भी बुरा लगता है कि करिश्मा उसे इग्नोर कर रही है। अब तो वो देवेश को बस नीचा दिखाना चाहता था। वो बोला, वैसे मैं यहाँ ऑर्फनेज में 1 लाख रुपए डोनेट करने जा रहा हूँ। तभी वहां नीरजा आकर कहती है, यहाँ पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब पहले ही इतना खुश है कि तुम सब ने यहाँ कुछ चीज़ खरीद कर ले आए। हम सब परिवार की तरह है, तो इन सब की कोई ज़रूरत यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। देवेश तभी नीरजा के कंधे पर हाथ रखते मुस्कुराते हुए बोला, अरे नीरजा माँ, प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लो। भले ही ये छोटा सा अमाउंट हो, पर कुछ तो है ही, इससे कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। नीरजा अब सोचने लगती है। देवेश जानता था कि अनाथालय को डोनेशन की काफ़ी ज़रूरत है। उसने सुना था कि और ऑर्फनेज की हालत कुछ ठीक नहीं चल रही है। पहले ही योगेंद्र ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर इस ऑर्फनेज में झोंक दिया है, अब तो वह भी खत्म हो गया है, तो जहां से भी डोनेशन आ जाए तो उसे ले लेना चाहिए। सौरभ क्रीपी स्माइल के साथ देवेश से कहता है कि देवेश, तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि नोएडा में तुमने काफ़ी पैसे कमाए हैं, क्यों ना तुम भी कुछ डोनेट कर दो। देवेश कहता है, तुम ठीक कह रहे हो। इतना कहकर वो अपना फ़ोन निकाल लेता है और कहता है, चलो आज मैं 10 मिलियन रुपये यानी कि 1 करोड़ रुपये डोनेट करता हूँ। ये सुनकर तो सौरभ का मुंह में खुला का खुला ही रह जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम 1 करोड़ का डोनेशन कर रहे हो। सौरभ जल्द ही अपने सदमे से बाहर आ जाता है। वह फिर हंसते हुए बोला, क्या तुम मुझे चिढ़ाने के लिए ये सब कह रहे हो, लेकिन ये सब मुझ पर काम नहीं करेगा और तुम दिन में सपने देखना बंद करो। क्या ही मजाक चल रहा है यहाँ पर, भला एक टैक्सी ड्राइवर 1 करोड़ डोनेट करेगा। ये कहते हुए वह हंसने लगता है। बात को बढ़ते देख नीरजा बीच में बोल पड़ती है, अरे सब ठीक है, इन सब बातों को छोड़ो, तुम सब यहाँ काफ़ी ट्रैवल करके आए हो, चलो पहले हाथ मुंह धोकर कुछ खा लो। नीरजा देवेश को पकड़ कर ले जाने लगती है कि तभी सौरभ हंसते हुए बोल पड़ता है,
अगर तुम जैसा टैक्सी ड्राइवर का काम करने वाला आदमी इतना जितना तुमने कहा उतना डोनेट कर पाए तो मैं तुम्हारी डोनेशन के 10 गुना का डोनेशन करूंगा। देवेश कहता है अच्छा क्या सच में तुम अपने कहे बातों से तो पीछे नहीं हटोगे? सौरभ कहता है नहीं हटूंगा, पहले तुम करो तो सही जितना तुमने कहा है। देवेश अपने फ़ोन से बैंक के ऐप से इतना पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता था तो वो सीधे बैंक में कॉल कर देता है और उन्हें कह देता है कि मैंने एक खाता नंबर भेजा है, इस पर 10 मिलियन रुपए ट्रांसफ़र कर दीजिए। उस तरफ से आवाज़ आती है ठीक है सर, आप 2 मिनट इंतजार कीजिए, आपका काम अभी हो जाएगा और किसी भी बैंक के मामले में आपको कोई भी ज़रूरत हो तो कॉल कर सकते हैं, धन्यवाद। इतना कहते ही फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। तभी नीरजा का फ़ोन डिंग करता है। नीरजा अपना मैसेज चेक करती है तो उसे एक बड़ा झटका लगता है वह मैसेज देखकर। वो हकलाते हुए बोली दे देवेश, तुमने तो सच में मुझे 1 करोड़ रुपए भेज दिए। सौरभ भी ये सुनते ही झटका खा जाता है। वो तुरंत ही नीरजा का फ़ोन लेकर कहता है ये हो ही नहीं सकता, एक आदमी जो टैक्सी ड्राइवर का काम करता है वो कैसे इतना पैसा डोनेट कर सकता है। इतना कहने के बाद वो मैसेज चेक करता है तो सच में वह बैंक से मैसेज था, 1 करोड़ रुपए खाता नंबर पर क्रेडिट होने का। ये देखते ही सौरभ की आंखें बाहर और मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसने तो इतनी बड़ी बड़ी डींगे इसलिए हाँकी थी कि एक टैक्सी ड्राइवर कितना डोनेट कर सकता है, उसे तो 50,000 भी डोनेट करने में हालत गंभीर हो जाएगी, इसलिए उसने उसे उसके डोनेशन का 10 गुना डोनेट करने की शर्त लगाई थी। लेकिन उसे क्या पता था कि वो इतना बड़ा अमाउंट डोनेट कर देगा। देवेश फिर बड़ी शांति से सौरभ से बोला मैंने अपना कहा कर दिया है मिस्टर सौरभ, तो आप 100 मिलियन यानी 10 करोड़ रुपए डोनेट करने वाले हैं, कब डोनेशन के पैसे यहाँ आएंगे? यामी ये सब तमाशा वहीं खड़े होकर देख रही थी। वो सोचती है कि ये इसे किसने कहा था कि देवेश से पंगा लेने को, उससे तो वेल्थ के मामले में मैं भी नहीं पंगा ले सकती, तो ये किस खेत की मूली है। वह देवेश की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगती है। वो मन ही मन कहती है कि सच में देवेश को किसी का मुंह कैसे बंद करना है उसे अच्छे से आता है। इधर ये अमाउंट सुनकर तो करिश्मा जम सी गई थी। उसे नहीं पता था कि देवेश कब इतना पैसे वाला बन गया है। वो तो एकटक हैरानी से बस देवेश को देखी जा रही थी। फिर वो यामी को देखती है जिसके चेहरे पर हैरानी नहीं बल्कि मुस्कान थी। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो देवेश को ऐसा करते हमेशा ऐसे ही देखती हो। यामी को तो कई बार देवेश के कारण झटका लगा था तो उसे अब इन सब की आदत हो गई थी। सौरभ सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो मेरे गालों पर सीधा थप्पड़ पड़ गया है। देवेश उसे घूरते हुए कहता है क्या तुम अमीर और उदार नहीं हो तो तुम क्यों ऐसे चुप हो, कुछ कहो भी। सौरभ वहां से मुड़कर जाते हुए बोला मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है जो कि मुझे हर हाल में करनी है, तो मैं यहाँ से चलता हूँ। इतना कहकर वो तुरंत कार में बैठकर कार स्टार्ट करके वहां से निकल गया और उसके पीछे करिश्मा सौरभ सौरभ कहती रह गई। देवेश करिश्मा के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला उसे जाने दो, वो अच्छा लड़का नहीं है, अगर तुम उसके पीछे जाओगी तो आगे तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। करिश्मा का सिर शर्म से झुक गया था। वो धीरे से सॉरी बोलते हुए कहती है बड़े भैया मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा लड़का निकलेगा। करिश्मा सौरभ को लेकर काफी शर्मिंदा थी जो कि उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। देवेश उसे कहता है कि तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, बस अगली बार से ध्यान रखना। एपिसोड 46 वो गधा मैं ही हूँ। करिश्मा सोच रही थी कि क्या सौरभ उसे छोड़कर चला गया, अच्छा ही हुआ कि वह उससे दूर हो गई, नहीं तो आगे उसके साथ क्या बर्ताव होता उसे पता भी नहीं था। फिर वह देवेश की तरफ देखने लगती है और मन ही मन सोचती है कि बड़े भैया कितने हैंडसम हैं और अच्छे हैं, मैं तो उन्हें बचपन से जानती हूँ, वो सभी की कितना केयर करते हैं। अगर मैंने बचपन में इनको राखी नहीं बांधी होती तो अपना बॉयफ्रेंड तो इन्हें ही बनाती और इन्हीं से शादी भी करती है, और हमारे छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, लेकिन उन्होंने कभी मुझे इस नज़र से देखा ही नहीं, मुझे सिर्फ अपनी छोटी बहन ही मानते हैं। करिश्मा अपने ख्यालों से बाहर आकर धीरे से कहती है ये मैं क्या अनाप शनाप सोच रही हूँ, देवेश मेरे भैया है और वो मेरे बड़े भैया ही रहेंगे, मुझे उनके बारे में ये सब नहीं सोचना चाहिए। एक बार के लिए ये मुझे क्या हो गया था जो मैं ये सब सोचने लगी। वैसे ये भी गलत नहीं है कि बड़े भैया अब और भी मैच्योर और हैंडसम लग रहे हैं, उनकी बॉडी और भी चार्मिंग लग रही है, एक बार के लिए तो किसी भी लड़की का इन पर दिल ही आ जाएगा। इधर देवेश अनजान था कि उसकी मुंह बोली बहन करिश्मा उसके बारे में क्या क्या ऊटपटांग सोच रही है। अगर वो ये सब जान रहा होता तो वो करिश्मा को अपनी शक्ल भी न दिखाता, क्योंकि वो उसे हमेशा से एक छोटी बहन ही मानता है। तभी नीरजा देवेश के पास आकर कहती है देवेश मुझे सच सच बताओ, इन पैसों के बारे में तुम कहाँ से इतना पैसा पाए हो। देवेश कहता है अरे नीरजा माँ शांत हो जाए, अपना बीपी मत बढ़ाए, मैंने कोई चोरी या डकैती करके ये पैसे थोड़ी ना कमाए हैं, मैंने कुछ छोटा बिजनेस किया है, इन सबको कमाने में आप ज़्यादा मत सोचिए, आप इसे शांति से रख लीजिए क्योंकि मैं यहाँ की हालात काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। तभी यामी भी नीरजा के कंधों पर हाथ रखते हुए बोली हाँ आंटी आप इन पैसों को रख लीजिए, देवेश को आप हल्के में मत लीजिए, उसने कई करोड़ का प्रोजेक्ट दिल्ली में किया है। ये सब कहते हुए यामी मन ही मन सोच रही थी कि देखो कैसे देवेश झूठ बोल रहा है, कह रहा है कि कुछ छोटा बिजनेस करके ये सब कमाया है।
नीरजा घबराते हुए देवेश से कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने ये सब कैसे कमाया है, क्योंकि मैं अच्छे से तुम्हें जानती हूँ, तुम कोई गलत काम नहीं कर सकते। लेकिन ये 1 करोड़ है, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है बेटा, और तुमने सब हमें दे दिया। अब तुम आगे क्या करोगे? तुम्हें आगे की बिजनेस करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होगी। तुम मुझे अपना अकाउंट नंबर बताओ, मैं ये सारा पैसा तुम्हें वापस कर देती हूँ। नीरजा देवेश के ऑर्फनेज में पैसे देने से तो बहुत खुश थी, पर वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसका ये प्यारा बेटा अपना सारा पैसा ऐसे ही डोनेट कर दे और अपने लिए कुछ ना बचाए। अरे उसके भी तो कुछ शौक होंगे, कुछ सपने होंगे, तो उसे भी तो उन्हें पूरा करना होगा। अगर वो ऐसे ही सारा पैसा डोनेट कर देगा तो वो कैसे रहेगा? और भला कौन सी माँ अपने बेटे के सपनों का गला घोंटकर उससे डोनेशन करवाती होगी? भले ही वो देवेश को जन्म न दी हो, लेकिन पाला तो है, और उसका तो देवेश से कुछ अलग ही बॉन्ड है। इसलिए ही उसे देवेश की काफ़ी चिंता हो रही थी। उसने न जाने कितनी दिन रात मेहनत करके ये पैसे इकट्ठा किए होंगे। देवेश नीरजा का हाथ पकड़ते हुए बोला, अरे नीरजा माँ, आप इन पैसों को रख सकती हैं, आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, अभी मेरे पास बहुत पैसे हैं। देवेश तो चाहता था कि वो यहाँ अपनी कमाई का 10% ऐसे ही डोनेट कर दे, लेकिन इससे वो बाहर मीडिया में चर्चा में आ जाता और लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। कुछ तो बड़े लोग उसका इन्वेस्टिगेशन कराने लगते। देवेश फालतू का अटेंशन नहीं पाना चाहता था, वो तो बस अपने आप को जहां तक हो सके लो प्रोफाइल रखना चाहता था। फिर उसने सोचा कि 100 करोड़ ही डोनेट कर दे, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि नीरजा ये कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। वो तो जब 1 करोड़ भी ले नहीं रही थी, तो और पैसों को तो बात ही छोड़ दो। देवेश ने तो वो पैसे लेने के लिए नीरजा को अभी कितना समझाया था। फिर देवेश सभी को अंदर ले जाते हुए बोला, अब तो मैं इतना काबिल हूँ कि इतना पैसा जल्द ही बना सकता हूँ। चलिए हम सब कुछ खाते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है, वैसे भी मैं सुबह कम ही खाकर निकला था। नीरजा कहती है, हाँ हाँ चलो, मैंने सबके लिए पोहे बनाए हैं। देवेश को तो नीरजा के हाथों के बने पोहे का नाम सुनते ही उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो कहता है कि हाँ हाँ जल्दी अंदर चलो। सभी लोग टेबल पर बैठकर गर्मा गर्म पोहे एंजॉय करने लगते हैं। देवेश तो उसे अपने मुंह में भरे जा रहा था। नीरजा उसे पानी आगे कर देती है, तभी देवेश को खांसी आने लगती है। वो फिर नीरजा ने जो पानी दिया था उसे पीने लगता है। नीरजा कहती है, देवेश बेटा आराम से खाओ, कोई तुमसे ये लेगा थोड़ी जो तुम इसे ठूंसे जा रहे हो। यामी नीरजा के पानी आगे करने और देवेश को खांसी आने के टाइम को देखकर काफ़ी हैरान थी। उसे हैरानी में देख नीरजा समझ गई कि यामी क्या पूछना चाहती है। वो कहती है, ये तो देवेश की बचपन की आदत है कि जब भी मैं पोहे बनाती हूँ और ये पोहे खाता तो जरूर गले में अटका लेता है, इसलिए मैं पानी पहले ही उसके आगे कर देती हूँ। इसकी अभी तक ये आदत सुधरी नहीं है। एक माँ ऐसी ही तो होती है जो अपने बच्चों के रग रग से वाकिफ होती है कि कब उसे क्या जरूरत होगी, उसे सब पहले से ही पता रहता है। यामी के प्लेट में थोड़ा सा पोहा देखकर नीरजा कहती है, ये क्या बेटा, तुमने बस थोड़ा सा ही लिया है। इतना कहकर नीरजा उसे और भी पोहा देने लगती है, तो यामी उसे मना करने लगती है। यामी कहती है कि नहीं नहीं आंटी, मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, मैं अभी डाइट पर हूँ। नीरजा यामी को देखते हुए बोली, अरे बेटा तुम्हें डाइट की क्या ज़रूरत है, अभी तुम काफ़ी यंग हो और काम भी करती हो, तुम्हें तो काम करने के लिए एनर्जी की काफ़ी ज़रूरत पड़ती होगी। यामी देवेश की तरफ देखते हुए बोली, दरअसल आंटी कुछ लोगों को तो मैं मोटी लगती हूँ। ये सुनते ही देवेश खाना रोककर यामी को देखने लगता है। वैसे यामी देवेश को ताना मार रही थी क्योंकि देवेश ने उसे मजाक में मोटी शेरनी कहा था। वैसे लड़कियों को छोटी छोटी बातें हमेशा याद रहती हैं कि तुमने मुझे ये कहा था, वो कहा था, वगैरह वगैरह। देवेश मन में सोचता है कि ये देखो मोटी याद है और शेरनी नहीं याद है। नीरजा यामी को देवेश को ऐसे देखते देख समझ गई थी कि जरूर देवेश ने ही कुछ यामी को कहा होगा, क्योंकि वो भी औरत थी तो उसे यामी की एक्शन से सब पता चल रहा था। वो यामी से कहती है, तुम कहाँ मोटी हो, तुम तो एकदम स्लिम फिगर वाली भरी भरी हो, कोई गधा ही रहा होगा जो तुम्हें मोटी बोल रहा होगा। देवेश अब नीरजा को देखने लगता है और मन ही मन सोचने लगता है कि हाँ, वो गधा तो मैं ही तो हूँ। यामी नीरजा की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है, फिर वो अपना प्लेट आगे कर देती है। नीरजा उसे और पोहे सर्व कर देती है। यामी देवेश से कहती है, देवेश क्या तुम्हारे पास बाद में टाइम होगा, मैं यहाँ सूरत के RDJ ग्रुप ऑफ कंपनी की ब्रांच को विजिट करने जा रही हूँ। कुछ समय से मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ कुछ अकाउंट मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। अगर तुम खाली हो तो क्या तुम मेरे साथ वहाँ चल सकते हो? देवेश कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम वहाँ कुछ भी नहीं ढूंढ पाओगी। मैं 100% श्योर हूँ कि उन लोगों ने पहले ही सब छिपा दिया होगा, और अगर नहीं छिपाया होगा तो कुछ न कुछ इंतजाम करके रखा होगा। यामी कहती है, चिंता मत करो, मैं वहाँ किसी को भी नहीं इन्फॉर्म करूंगी कि मैं वहाँ आ रही हूँ। देवेश उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और मन ही मन सोच रहा था कि यामी अभी तक कितनी भूली है। मैं जो कहना चाहता हूँ वो उसे नहीं समझी। मैं तो ये कहना चाहता था कि उन लोगों ने वो सब काम करने के बाद सारे सबूत कब के मिटा दिए होंगे, और ये सोच रही है कि उसके आने के बाद सुनकर वे सब चौकन्ने हो जाएंगे।
इसे अभी इस दुनिया में काफ़ी कुछ सीखना होगा, तभी ये आगे बड़े बड़े मुसीबत का सामना कर पाएगी। मुझे यामी के साथ जाना ही होगा, नहीं तो वो ये सब अकेले वहाँ हैंडल नहीं कर पाएगी। ये सब सोचने के बाद वो बोला ठीक है, चलते हैं फिर। एपिसोड 47 वॉशरूम में किस। देवेश अपने चेयर से उठ जाता है। वो खड़े होकर कहता है, नीरजा माँ मैंने खाना खा लिया है, मुझे कुछ काम करने के लिए बाहर जाना है। नीरजा कहती है क्या बात है बेटा, तुम इतनी जल्दी खा चुके। नीरजा कहती है क्या बात है बेटा, तुम इतनी जल्दी खा चुके। देवेश कहता है हाँ मेरा पेट भर गया है। तभी यामी भी उठ जाती है और कहती है कि मेरा भी हो गया है, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे अपना ड्रेस चेंज करना होगा क्योंकि इस पर पानी गिर गया है। मैं भीगे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकती। वैसे यहाँ बाथरूम कहाँ है, मुझे कपड़े चेंज करने जाना है। देवेश क्या तुम मुझे वहाँ तक ले जा सकते हो। देवेश कहता है ठीक है। इतना कहकर वो यामी को वॉशरूम तक ले जाता है। देवेश यामी को छोड़कर वहां से जाने ही वाला था कि यामी कहती है कि तुम मेरा यहीं बाहर इंतजार करो, मुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं तो यहाँ तुम्हारे अलावा किसी को ढंग से जानती भी नहीं। देवेश कहता है ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। इतना कहकर देवेश बाहर ही खड़ा हो जाता है। करीब 5 मिनट बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और यामी अपना सिर बाहर करके धीमे से कहती है सुनो देवेश। देवेश वहां कुछ दूरी पर खड़ा था, वह कुछ सोच रहा था, इसलिए उसे यामी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। तभी यामी फिर से उसे बुलाती है, लेकिन थोड़ा तेज आवाज़ में, तो देवेश सुन लेता है। तो यामी कहती है कि देवेश मेरा जिप नहीं लग रहा है, लगता है कि वो अटक गया है, तो क्या तुम अंदर आकर मेरी मदद कर सकते हो प्लीज़। ये कहते हुए यामी के गाल लाल पड़े हुए थे, क्योंकि ऐसा ही तो एक बार मॉल में भी सीन हो चुका था। ये सुनकर तो एक बार के लिए देवेश को भी मॉल वाले घटना की याद आती है, जब यामी एक गाउन ट्राई कर रही थी। वो एक स्माइल के साथ बोला ठीक है आ रहा हूँ। उसकी स्माइल देखकर यामी को पता नहीं क्यों कुछ अलग सा लग रहा था। वो सोचने लगती है कि क्या उसने देवेश को बुलाकर अच्छा किया। वो ये सोच ही रही थी कि देवेश उसके पास आ गया और दोनों वॉशरूम में चले गए। देवेश अंदर जाकर यामी का जिप बंद करने लगता है, तो कहता है कि तुम्हें ये जिप वाले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। यामी कहती है क्या लड़कियों का जिप लगाना आदमियों को पसंद नहीं है, तो तुम इसकी शिकायत क्यों कर रहे हो। देवेश कहता कि मुझे जिप लगाना नहीं, उतारना पसंद है। देवेश का ये मजाक सुनकर यामी का चेहरा लाल हो जाता है, और जब देवेश उसका जिप लगा रहा था तो उसका हाथ यामी के पीठ से टच हो रहा था, तो यामी की दिल की धड़कन काफी फास्ट हो गई थी। वो ये सब कह तो जरूर रही थी, पर आगे से उसका चेहरा एकदम लाल पड़ चुका था। इधर देवेश का भी वही हाल था। वो मजाक करके ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि वो नर्वस नहीं है, पर वो था, इसलिए उसकी भी हार्ट बीट बढ़ी हुई थी। वॉशरूम का माहौल एकदम टेंस हो गया था। देवेश को गर्मी लग रही थी, दोनों अब शांत थे। वॉशरूम में नल से पानी के टपकने की सिर्फ आवाज आ रही थी। तभी देवेश यामी को अपनी ओर पलट लेता है और उसका सिर पकड़कर उसे किस करने लगता है। इधर यामी भी उसे रोकती नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी ये चाहती थी। वो पहले से ही जानती थी कि जब उसने देवेश को अंदर बुलाया था, देवेश उसे अकेले में पाकर ऐसी सिचुएशन में कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा और वो भी उसे रोक नहीं पाएगी। और ऐसा हुआ भी, यामी उसे रोक नहीं पाई, बल्कि वो भी उसका ही साथ देने लगी। कुछ देर ऐसे ही किस करने के बाद देवेश कहता है कि यहाँ इस मिरर के पास सी होगी, जरा मुझको दो, मुझे कुछ काटना है। यामी अपने हाथ से अपने कपड़े पकड़ लेती है। वो कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पास सिर्फ 2 ही जोड़ी ड्रेस है यहाँ के लिए, एक तो पहले ही भीग गया है, मैं तुम्हें दूसरा काटने नहीं दूंगी। देवेश यामी की बात सुनकर सिर पर हाथ रख लेता है। वो हंसते हुए कहता है तुम क्या अनाप शनाप सोचे जा रही हो, मैं तुम्हारे कपड़े क्यों काटूंगा, भला यहाँ तुम्हारे ड्रेस से एक धागा निकला हुआ है, वही काटने के लिए मांग रहा हूँ। देवेश की बात सुनकर यामी अपना से नीचे कर लेती है, क्योंकि वो सच में कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। वो हमेशा कुछ गलत ही मतलब निकाल लेती है। इतना सोचकर वो देवेश को सीजे दे देती है। कुछ देर बाद दोनों वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं। वे दोनों जैसे ही बाहर आते हैं तो सामने देखते ही जम से जाते हैं, क्योंकि सामने नीरजा खड़ी थी। नीरजा उन दोनों को एक साथ वॉशरूम से आते देख कहती है तुम दोनों अंदर एक साथ वॉशरूम में कर क्या रहे थे, तुम दोनों यहाँ वॉशरूम में शुरू हो गए। देवेश कहता है नहीं नहीं नीरजा माँ, आप गलत सोच रही है। यामी कहती है कि हाँ आंटी, हम दोनों अंदर कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कर रहे थे, वो तो देवेश मेरी कुछ मदद कर रहा था। नीरजा देवेश को रुमाल देते हुए बोली वो तो मुझे देवेश के गालों और होठों पर साफ साफ दिख रहा है कि वो तुम्हारी क्या मदद कर रहा था। अब यामी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वो कैसे देवेश का चेहरा साफ करना भूल गई। देवेश के चेहरे पर अब भी लिपस्टिक लगे हुए थे, भले ही वो हल्के थे, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो सब साफ साफ दिखाई देगा। वो कैसे ये गलती दोहरा सकती है, क्या उसने अपनी पिछली गलती से कुछ नहीं सीखा था। पिछली बार तो उस सल्स गर्ल ने सब नोटिस की कर लिया था, तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इस बार तो उसके जानने वाले ने ये सब नोटिस कर लिया। एपिसोड्स डिस्प्ले डार्क। अब वो अपना चेहरा नीरजा को कैसे दिखाएगी, उसे काफी शर्मिंदगी फील हो रही थी। उसका तो मन कर रहा था कि वो अपना सिर कहीं छिपा ले।
देवेश नीरजा से झट से रुमाल ले लेता है और अपने गालों और होठों को साफ करने लगता है। देवेश कहता है कि ये सब गलती से उसे लग गया था। नीरजा कहती है कि अब झूठे बहाने बनाना बंद करो, अगर बहाना बनाना ही था तो ढंग का कोई बनाते, मैं सब जानती हूँ। फिर वो यामी का झुका चेहरा अपने हाथों से उठाते हुए मुस्कुराते हुए बोली, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो, अभी तुम दोनों यंग हो, ये सब अब नहीं करोगे तो कब करोगे, जब मेरी तरह बूढ़े हो जाओगे तब। नीरजा की ये बातें सुनकर यामी को राहत मिलती है और उसे अच्छा भी लग रहा था। वो तो ये सोच रही थी कि नीरजा शायद पुराने ख्यालों वाली है तो वो उस पर गुस्सा करेगी, लेकिन वो तो ये सब इतने अच्छे से समझ रही थी। यामी कहती है कि तो क्या आप गुस्सा नहीं थी। नीरजा हंसते हुए कहती है कि मैं भला क्यों गुस्सा करूंगी, ये तो तुम दोनों का प्राइवेट मामला है, इसमें भला मैं कैसे इंटरफेयर कर सकती हूँ। मैं तो तुम दोनों को पहले गुस्सा इसलिए दिख रही थी कि मैं तुम दोनों का रिएक्शन देखना चाहती थी कि जब दो लोग पकड़े जाएं तो वो क्या करते हैं। यामी को नहीं लगा था कि नीरजा इतनी बोल्ड सोच वाली होगी, बिल्कुल उसके माँ पिताजी की तरह वो भी नीरजा के साथ मुस्कुराने लगती है। नीरजा कहती है लेकिन तुम दोनों को ध्यान रखना चाहिए, ये सब पब्लिक में न करो, और देवेश तुम तो बहुत लापरवाह हो, तुम भला अपना चेहरा साफ करना कैसे भूल सकते हो। मैं और योगेंद्र भी तो प्यार में थे, लेकिन हमने तो कभी भी ऐसी गलतियां नहीं की, तुम्हें अब अगली बार से ये सब गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। देवेश यामी को देखते हुए बोला, समझ गया। एपिसोड 48 एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल सीईओ। देवेश और यामी जल्द ही सूरत के आरडीजे ग्रुप ऑफ कंपनी के ब्रांच में पहुंच गए। दोनों बिल्डिंग में अंदर जाने लगते हैं तो उन्हें सिक्योरिटी गार्ड रोक लेते हैं। यामी को सिक्योरिटी वालों से बहस करने का मूड नहीं था। वो वहां ब्रांच के मेन मैनेजर संजीव राजे को कॉल कर देती है। संजीव तुरंत भागते हुए नीचे आता है, उसके साथ और भी कई दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर भी नीचे आते हैं। वो सभी वहां यामी को खड़े देखकर दंग रह जाते हैं। संजीव घबराते हुए कहता है कि मिस प्रेसिडेंट, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आप यहाँ आ रही हैं, तो हम आपको पिक करने के लिए कार भेज देते। मेन मैनेजर के मुंह से प्रेसिडेंट सुनकर उन सिक्योरिटी गार्ड वालों के तो हवा ही टाइट हो गई। उन्होंने पहले कभी प्रेसिडेंट को देखा नहीं था, बस नाम सुन रखा था। उन्होंने ये भी सुन रखा था कि वो नोएडा में ही आरडीजे कंपनी के मेन ऑफिस में ही रहती है और वहीं से सब देखती है। उन्हें अपने सामने देखकर दंग रह गए थे, क्योंकि उन दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ इतनी यंग और ब्यूटीफुल होगी। उनके दिमाग में तो सीईओ के चेहरे पर एक एज्ड महिला का फोटो था, लेकिन आज से सब बदल गया। वे दोनों ने तुरंत यामी से माफी मांगी। यामी उन दोनों पर बिल्कुल भी ध्यान दिए बिना अंदर चली जाती है। यामी चलते हुए ही संजीव से कहती कि मुझे यहाँ पिकअप करने आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपनी कंपनी तक आ सकती हूँ। पहले तो तुम इस साल की सारी ट्रांजैक्शन और फंड की फाइल कॉन्फ्रेंस रूम में भिजवाओ, मैं वही इंतजार कर रही हूँ। ये सुनते ही संजीव के तो पसीने आने लगते हैं, ऐसा लग रहा था कि उसकी चोरी पकड़ी जाने वाली हो। इतना कहकर यामी वहाँ से देवेश को लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में चली जाती है। कुछ देर में वहाँ सारी फाइलें आ जाती है जिसे यामी ने मंगाया था। यामी सीरियस होकर सभी फाइलें एक एक करके देखने लगती है। देवेश सामने की सोफे पर बैठकर यामी को काम करते देख रहा था। यामी काफ़ी सीरियस होकर अपना काम कर रही थी, इसलिए उसका ध्यान कहीं और नहीं था कि देवेश भी उसे देख रहा है। देवेश मन में सोचता है कि यामी अपने सीरियस लुक में और भी एलिगेंट और खूबसूरत लगती है। मेरी तो नज़रें उसे पर से हट ही नहीं रही है। मन तो कर रहा है कि मैं इसे ऐसे ही देखता रहूं। पहले तो लगा था कि मैं यहाँ बोर हो जाऊंगा, लेकिन अब तो यहाँ मैं यामी को देखते देखते रात भी बिता सकता हूँ। यामी सच में काम करते हुए काफ़ी प्रिटी दिख रही थी। वहाँ के कई डिपार्टमेंट के मैनेजर भी यामी को देखे जा रहे थे और कई एम्प्लॉय भी यामी के लुक को देखे जा रहे थे, क्योंकि वे सभी नहीं जानते थे कि उनकी कंपनी की सीईओ इतनी सुंदर है और इतनी यंग भी है। उन्हें ऐसे सीईओ को देखने का मौका बार बार थोड़ी न मिलता है, जो वो इस मौके को मिस कर देते। एम्प्लॉय में मेल ही नहीं बल्कि फीमेल भी थी। कई तो यामी को मन ही मन अपना आइडल मान बैठे थे, क्योंकि कॉन्फ्रेंस रूम का एरिया कांच से सेपरेट करके बनाया गया था और उस पर यामी ने पर्दा भी नहीं लगाया था, इसलिए सभी लोग यामी को साफ साफ देख पा रहे थे। यामी का सीरियस चेहरा अब धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा था। फिर वो वहां खड़े मैनेजर पर चिल्लाते हुए बोली, आखिर मेन मैनेजर मी संजीव राजे कहाँ है? कंपनी के अंदर 3 करोड़ का फ्रॉड हुआ है अब तक की फाइलों में, और अब भी कई फाइल्स बची हुई है। तभी तो मैं सोची कि आखिर हमारी सूरत की ब्रांच में इतना घाटा क्यों चल रहा है। नहीं, मुझे अब पुलिस को ही कॉल करना पड़ेगा। यामी ने इतना कहा ही था कि वहां कुछ लोग दरवाजे पर लात मारते हुए अंदर आ जाते हैं। उन लोगों के हाथों में स्टिक्स और हॉकी वाली स्टिक थी। यामी उन सबको देखते हुए गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए बोली, अब तुम लोग कौन हो? उनमें से उनका लीडर कहता है कि हम सब यहाँ अपना उधार लेने आए हैं। संजीव ने हमसे 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए का कर्ज लिया था। जल्दी से वो हमें हमारा पैसा दे दीजिए, नहीं तो हम यहाँ बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ मचाएंगे और किसी को भी यहाँ से जाने नहीं देंगे। यामी के मुंह से निकलता है कि कर्ज? कैसा कर्ज? वो इन सबको देखकर थोड़ा घबरा सी गई थी। ये सब लोग काफ़ी हटे कट्टे थे, अगर इन लोगों ने यहाँ तोड़फोड़ कर दी तो कोई इन्हें रोक भी नहीं पाएगा। तभी उन सभी का लीडर आगे आते हुए बोला, हे लड़की, तुम तो काफ़ी सुंदर हो, अगर तुम हमारे साथ चलती हो तो हम अपना 10 लाख रुपए भूल जाएंगे।
ये सुनते ही यामी और भी घबरा जाती है। तभी उसके कंधों पर एक हाथ आता है तो वो और भी घबरा जाती है, लेकिन ये हाथ देवेश का था। वो यामी को अपने पीछे करते हुए बोला, अगर मैंने सही अंदाजा लगाया है तो संजीव ने तुम्हारा कोई पैसा उधार नहीं लिया है, बल्कि उसी ने तुम लोगों को यहाँ हमें पुलिस को बुलाने से रोकने के लिए भेजा है। मैं सही कह रहा हूँ ना? उन सब का लीडर हॉकी स्टिक को आगे करते हुए बोला, अरे वो बच्चे, तुम क्या ये सब बकवास बातें कर रहे हो? क्या तुम हमारे हाथों से मरना चाहते हो? देवेश भी गुस्से से उन्हें देखते हुए बोला, ये बच्चा तुम्हें कितने पैसे दे सकता है? मैं सोचता हूँ कि तुम सबके लिए 2 मिलियन यानी 20 लाख काफ़ी रहेंगे मेरी मदद करने के लिए उसको पुलिस स्टेशन तक पहुँचने में। क्यों सही कह रहा हूँ ना? वे सभी लोग एक बार के लिए चौंकते हैं, फिर उनकी आंखों में चमक आ जाती है। उनका लीडर कहता है कि इतना ठीक रहेगा बड़े भाई, तुम उसे जिंदा या घायल चाहते हो? इतने में हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। देवेश उन पर गुस्सा से बोला कि तो तुम लोग यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ यहाँ से। वे सभी वहां से भागते हुए बोले, हाँ हाँ हाँ, हम बस जा ही रहे हैं। यामी देवेश से पूछती है कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। देवेश कहता है कि तुम सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक साथ ले लो और मैं तुम्हें पुलिस के पास छोड़ दूंगा। यामी देवेश के उन लोगों से एक झटके में निपटने को देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी, इसलिए ही वो बस देवेश की ही बात माने जा रही थी। वैसे भी डर से उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। दोनों जल्द ही पुलिस स्टेशन पर आ जाते हैं। देवेश यामी से कहता है कि जाओ, इन्हें पुलिस के पास लेकर जाओ, लेकिन हाँ याद रहे ये सारा मैटर बाहर नहीं आना चाहिए। अगर ये किसी भी न्यूज़पेपर या मीडिया में आ गया तो आरडीजे ग्रुप ऑफ कंपनी की मार्केट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाएगी और उनके शेयर्स भी काफ़ी नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि शेयर होल्डरों में आरडीजे कंपनी को लेकर पैनिक हो जाएगा। वो उन्हें बेचने लगेंगे, जिससे शेयर प्राइस नीचे की तरफ आने लगेंगे और शॉर्ट सेलर इसका खूब फायदा उठाएंगे। यामी मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे याद दिलाने के लिए थैंक यू। मुझे नहीं पता था कि मैं अब क्या करती अगर तुम मेरे साथ नहीं होते। तुम अंदर अकेले जाओ, मैं संजीव को लेकर बाद में आता हूँ, देवेश ने कहा। यामी कहती है कि नहीं, वहाँ काफ़ी खतरा होगा, मैं तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाने दे सकती। देवेश उसको देखने लगता है। यामी के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो सच में देवेश की चिंता कर रही है। देवेश सोचता है कि देखो, बोल भी कौन रहा है जो अपने ही ऑफिस में रात में अकेले होने पर डर रही थी। एपिसोड 49 संजीव पकड़ा गया। देवेश यामी को सारे सबूत और फाइल्स पकड़ा देता है और कहता है कि तुम मेरी जरा भी चिंता मत करो, मुझे किसी न किसी की मदद वहां मिल जाएगी, मैं जरूर से उसे पकड़ लूंगा। तुम्हें पहले ये सारे सबूत पुलिस के पास ले जाने होंगे और अगर मैं उस आदमी को नहीं पकड़ पाया तो उस पर लगे सारे चार्ज बेकार हो जाएंगे और हमें एक बड़ा लॉस होगा। यामी कहती है, लेकिन देवेश कहता है, अरे तुम मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इतना कमजोर भी नहीं हूँ। अगर वहाँ कुछ नहीं भी कर पाया तो भाग जरूर जाऊंगा। यामी देवेश की आंखों में एक आत्मविश्वास देखती है तो वो उससे कहती है, ठीक है फिर तुम अपना ख्याल रखना, घायल तो बिल्कुल भी मत होना। इतना कहकर वो कार से उतर जाती है। देवेश उस ड्राइवर से एक लोकेशन पर चलने को बोल देता है और वहां से निकल जाता है कुछ पुसल वालों के साथ। उसके के जाने के बाद यामी कुछ देर वही खड़ी रहती है। वो धीरे से कहती है, मैं आशा करती हूँ कि तुम बिना किसी चोट के वापस लौटोगे। इतना कहकर वह पुलिस स्टेशन के अंदर चली जाती है। करीब 2 घंटे बीत जाते हैं। देवेश का अभी कोई खबर नहीं आया था। यामी वहां चेयर पर बैठकर अपना पैर हिलाया जा रही थी। वह मन ही मन घबरा रही थी कि कहीं देवेश को कुछ हो तो नहीं गया। वो ठीक तो है। वो बार बार बाहर देखती, फिर शांत हो जाती। फिर वो कुछ देर में चलते हुए बाहर जाती, फिर वापस आकर चेयर पर बैठ जाती है और घबराहट से अपना पैर हिलाने लगती है। उसे ये 2 घंटे 2 दिन के बराबर लग रहे थे और जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था उसे वह और भी ज्यादा लग रहे थे। उसे बस एक ही चिंता खाई जा रही थी कि बस कुछ भी हो जाए, चाहे संजीव भाग ही क्यों न जाए। लेकिन देवेश को कुछ भी ना हो। धीरे धीरे उसका सब्र खत्म हो रहा था। उसके मन में अब ये चल रहा था कि उसने फालतू ही देवेश को अपने साथ इन सब में घसीटा। इस मैटर से तो देवेश का लेना देना भी नहीं था, फिर भी वो बस मेरी मदद के लिए इतना रिस्क ले लिया। उसे संजीव से डर नहीं लग रहा था, उसे तो डर इस बात का लग रहा था कि जो लोग उसके ऑफिस तोड़फोड़ मचाने के लिए आए थे, देवेश के ऑफर देते ही पार्टी बदल ली। ऐसा भी तो हो सकता है कि फिर वो सब पलटकर संजीव के साथ हो जाए। अब यामी की सांसें फूल रही थी, उसका घबराहट से बीपी हाई हो रहा था। तभी वहां कुछ लोगों के अंदर आने की आवाज आती है। यामी तुरंत बाहर की ओर देखने लगती है। वो देखती है कि देवेश संजीव को साथ ला रहा था। संजीव को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी काफी पिटाई हुई हो। यामी देवेश को देखकर खुश हो गई। वो तुरंत ही देवेश को जाकर गले से लगा लेती है। देवेश को नहीं पता था कि उसे सही सलामत देखकर यामी को कितना अच्छा लग रहा था। वो किसी को बता नहीं सकती थी कि वो अभी कितने स्ट्रेस में थी। अब देवेश को गले लगाने से उसका सारा स्ट्रेस मानो चला गया था। यामी ने देवेश को काफी टाइट हग की हुई थी। देवेश को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यामी ने उसे इतना टाइट हग क्यों किया हुआ है। वह कोई जंग में थोड़ी गया था कि उसे जिंदा देखकर वो इतना खुश हो गई। इधर उन दोनों को ऐसा सब करते सारे पुलिस वाले देख रहे थे। अब देवेश को थोड़ा अजीब लग रहा था तो देवेश यामी के कानों में धीरे से कहता है, यामी ये सब करना बंद करोगी?
हमें सभी लोग देख रहे हैं। ये सुनते ही यामी अपने होश में आ जाती है। वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए तुरंत ही देवेश से अलग हो जाती है। यामी पूछती है कि तुम कैसे हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई क्या, वहां तुम्हें किसी खतरे का सामना तो नहीं करना पड़ा। देवेश मुस्कुराते हुए कहता है, अरे बस बस बस, सब सवाल अभी ही पूछ लोगी क्या, नहीं तुम तो मुझे एकदम फिट यहाँ देख ही सकती हो। अब सारा कुछ हमें पुलिस और कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए, तुमने मेरा यहाँ काफ़ी इंतजार कर लिया है। तभी संजीव यामी के पैरों में पड़ते हुए बोला, मिस यामी, मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है, मैं अब आपको सब कुछ वापस कर दूंगा, पैसा, घर और यहाँ तक कि अपनी सभी गाड़ियों को, प्लीज़ मुझे जेल में मत भेजिए। यामी उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, अब इन सब बातों को करने का क्या फ़ायदा, ये तो तुम्हें और पहले ही सोचना चाहिए था, अब बस इंतजार करो कोर्ट का फैसला आने का। देवेश संजीव को पुलिस वालों को सौंप देता है और सारा मैटर क्लोज करके दोनों वहां से निकल जाते हैं। यामी देवेश की बाहों में हाथ डालते हुए बोली, मैंने यहाँ अपना सब कुछ काम खत्म कर लिया है, अब हमें ऑर्फनेज चलना चाहिए और नीरजा आंटी और योगेंद्र अंकल से मिलकर वापस दिल्ली चले जाना चाहिए। देवेश कहता है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं भी अपना सारा काम कर ही चुका हूँ। दोनों जल्द ही ऑर्फनेज आ जाते हैं। दोनों का जाने का सुनकर नीरजा देवेश से कहने लगती है कि तुम अभी आज दोपहर में ही तो आए हो, अब जा भी रहे हो, कुछ दिन तुम दोनों यही क्यों नहीं रुक जाते। इसे कहते हुए नीरजा काफ़ी मायूस सी लग रही थी। देवेश ने नीरजा का हाथ पकड़ते हुए बोला, बात रुकने की नहीं है नीरजा माँ, मुझे कई जरूरी काम है इसलिए जाना होगा, और यामी को भी अपनी कंपनी में काम है तो उसे भी जाना होगा, हम अगली बार जब भी आएंगे तो जरूर यहाँ रुकेंगे। इतना कहकर दोनों नीरजा और योगेंद्र से मिल वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल गए। दोनों जल्द ही फ्लाइट पकड़कर दिल्ली वापस आ गए। देवेश यामी से कहता है कि यामी तुम काफ़ी थक गई होगी, तो क्यों ना तुम मेरे विले चलो। यामी भी हाँ में सिर हिला देती है। दोनों जल्द ही कैब से प्लेटिनम एरिया के नंबर 1 रेजिडेंट में आ गए। दोनों वहीं उतर जाते हैं। यामी कहती है कि आज मेरी मदद करने के लिए थैंक यू, इसका रीपे करने के लिए मैं आज तुम्हारे लिए डिनर खुद बनाऊंगी। देवेश कहता है कि क्या तुम कुक कर सकती हो, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। यामी मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे पास सच में खाना बनाने की अच्छी स्किल है, आज मैं तुम्हारे लिए डिलीशियस खाना बनाऊंगी, तुम अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। इतना कहकर दोनों अंदर चले आते हैं। शाम के 7 बज गए थे। यामी कुछ देर आराम करने के बाद हाथ मुंह धोकर अपना ड्रेस चेंज करने लगती है, क्योंकि उसने देवेश के घर पर भी अपनी ड्रेस पहले से ही रख रखी थी, तो उनमें से ही वो एक पहन लेती है और फिर देवेश के लिए डिनर बनाने लगती है। करीब 1 घंटे बाद यामी कई डिशेज लाकर टेबल पर सजाने लगती है और देवेश से कहती है कि सब तैयार हो गया है, अब तुम मेरे हाथों का बना डिश ट्राई कर सकते हो, उससे पहले तुम हाथ मुंह धो लो। देवेश यामी को कब से किचन में काम करते हुए देख रहा था। यामी कुकिंग काफ़ी डेडिकेट होकर कर रही थी। देवेश को ये देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था कि यामी उसके लिए इतने प्यार से खाना बना रही थी। वहाँ पर ही अलग अलग डिश को देखकर देवेश के पेट में चूहे कूद रहे थे। देवेश तुरंत वॉशरूम गया और वापस आकर चेयर पर बैठकर खाना एंजॉय करने लगा। देवेश खाते हुए ही बोला, यामी सच में तुम तो कमाल का कुकिंग करती हो, ये तो काफ़ी टेस्टी हैं। यामी मुस्कुराते हुए उससे कहती है, तब तो तुम और भी खाओ। तभी देवेश कहता है कि मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ, तुम फ़ोन में लगी हुई हो, क्या अभी तक संजीव का ही मैटर है। यामी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ अगर कोई ऐसी वैसी घटना नहीं हुई तो इसका सारा सबूत सबमिट कर दिया जाएगा और इसका कल ही कोर्ट में सुनवाई भी हो जाएगी। देवेश कहता है कि क्या बात कर रही हो इतनी जल्दी। यामी मुस्कुराते हुए बोली, अगर इतना भी नहीं कर सकती तो काहे का आरडीजे ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ। इतना कहने के बाद यामी अपना फ़ोन रखकर देवेश को खाना खाते हुए बड़े प्यार से देखने लगती है। देवेश देखता है कि यामी उसे ऐसे ही कब से देख रही है, तो वो कहता है कि क्या हुआ, क्या मेरे चेहरे पर कुछ गया है जो तुम मुझे ऐसे देखे जा रही हो। यामी कहती है कि कुछ नहीं, बस तुम्हें खाता देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब कोई आपके हाथ का बना खाना बड़े चाव से खाता है तो आपको एक अलग ही खुशी मिलती है, आज वही मुझे मिल रही है। देवेश कहता है, अच्छा तो ये बात है। एपिसोड 50 पहला दिन। कुछ देर बाद देवेश अपना सारा खाना खत्म कर देता है। वो यामी से कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम कुकिंग में इतनी अच्छी होगी, इस खाने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा रिवॉर्ड दूंगा। यामी कहती है कि अब तुम्हें इतना भी अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह मेरी तरफ से थैंक यू था जो तुमने मेरी कंपनी का मैटर सॉल्व करने में मदद की थी उसके लिए। देवेश यामी को अपने साथ लाकर सोफे पर बैठा देता है और कहता है कि हमें रिवॉर्ड को लेकर झगड़ा नहीं करना चाहिए, तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं अभी उसे दे देता हूँ। यामी अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो कहती है कि क्या रिवॉर्ड है, तुम उसे और भी मिस्टीरियस बना रहे हो। वो अभी इतना ही कह पाई थी कि उसे अपने होठों पर गर्माहट महसूस होती है और फिर वो तुरंत अपनी आंखें हैरानी से खोल लेती है। देवेश उसे बड़े प्यार से किस कर रहा था, फिर वो यामी को अपने गोद में उठा लेता है। यामी के गाल लाल हो चुके थे। वो थोड़ा शर्माते हुए कहती है कि क्या ये रिवॉर्ड तुम मुझे दे रहे हो या फिर तुम खुद ही ले रहे हो। देवेश यामी को टाइट हग करते हुए बोला कि ये मैटर नहीं करता, बस तुम खुश होना, बस यही चाहिए।
इतना कहने के बाद देवेश फिर से यामी को पैशनेटली किस करने लगता है। कुछ देर ऐसे ही किस करने के बाद यामी कहती है कि क्या हम कुछ करने वाले हैं। देवेश कहता है कि नहीं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। देवेश कहता है कि क्या तुम आगे भी कुछ करना चाहती हो। यामी कहती है अगर तुम चाहो तो हम कर सकते हैं। ये कहते हुए यामी की हार्ट बीट फास्ट हो गई थी और वो काफ़ी ब्लश भी कर रही थी। देवेश जानता था कि यामी आज पहले ही काफ़ी थक चुकी है, वो सिर्फ उसके लिए ही हाँ बोल रही है। वो कहता है कि नहीं कभी और आज नहीं, वैसे भी तुम काफ़ी थक गई हो और तुम्हारी बॉडी भी काफ़ी कमज़ोर लग रही है, इसलिए तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। यामी को देवेश की बातें काफ़ी अच्छी लग रही थी। अब उसे देवेश पर और भी प्यार आ रहा था। कोई और होता तो वो इस सिचुएशन का ज़रूर फ़ायदा उठाता, चाहे जो भी हो, लेकिन देवेश ने ऐसा नहीं किया। उसे यामी की चिंता है। वो जानता था कि यामी का इस समय क्या कंडीशन है। देवेश यामी को लेकर उसे ऊपर के कमरे में बेड पर लेटा देता है और उससे कहता है कि तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं बगल के ही कमरे में हूँ, बस एक आवाज़ देना, ये बंदा हाजिर हो जाएगा। इतना कहकर वो वहाँ की लाइट ऑफ करके दूसरे कमरे में चला जाता है। यामी को देवेश का ये जेस्चर काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसे उठाकर बेड तक लाना। वो बेड पर लेटी हुई सोच रही थी कि देवेश उसका कितना केयर करता है। ऐसा लगता है कि वो मुझे पसंद करने लगा है। यामी मुस्कुराते हुए वहां रखी तकिए को अपने दोनों हाथों में भर लेती है, फिर उसे ही हक करते हुए कहती है कि लव यू देवेश। सुबह 7 बजे देवेश उठता है, फिर वो बगल के कमरे को चेक करता है तो यामी वहां नहीं थी। वो कहता है कि अच्छा, तो वो इतनी सुबह ही यहाँ से चली गई, चलो कोई बात नहीं। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है तो देवेश कॉल पिक करता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हेलो क्या येमी? देवेश है, मैं डीएस यूनिवर्सिटी का मैनेजर हूँ, आप कल से ही यूनिवर्सिटी आकर अपना क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। देवेश कहता है ठीक है, मैं कल टाइम पर पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर देवेश कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला जाता है। वो जैसे ही नीचे आता है तो टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा हुआ था और वहां एक नोट भी पड़ा हुआ था। देवेश उस नोट को उठा लेता है। उस पर लिखा था कि अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेना, एक भी छूटना नहीं चाहिए, समझे। ये पढ़कर देवेश मुस्कुराने लगता है और कहता है कि उसे इतना टाइम मिल गया कि उसने मेरे लिए ब्रेकफास्ट भी तैयार कर दिया। देवेश सारा ब्रेकफास्ट खत्म कर देता है। वो सोचता है कि आज तो उसे कोई काम ही नहीं है, आज ड्राइविंग भी नहीं कर सकता, अभी उसकी कार सर्विसिंग पर गई हुई है, इसलिए वो ऐसे ही घूमने निकल जाता है। अगले दिन 3 लड़कियों का ग्रुप किसी आदमी को देखकर कह रही थी कि अरे ये कितना हैंडसम है, क्या ये यहाँ नया है? इससे पहले तो कभी इसे यहाँ नहीं देखा। दूसरी ने कहा अगर ये यहीं का होता तो कब का पूरे यूनिवर्सिटी में फेमस हो गया होता। तीसरी ने कहा कि लगता है कि ये यहाँ ट्रांसफ़र होकर आया है, वैसे ये किस डिपार्टमेंट का होगा। वो आदमी उनके पास से गुजर जाता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि देवेश ही था, जो आज काफ़ी तैयार होकर आया था, तो जाहिर सी बात है लड़कियों का उसके तरफ अट्रैक्ट होना। देवेश मुस्कुराते हुए वहां से निकल रहा था। वो मन में कहता है कि ये एक ऐसी जगह है जहां यंग लोग भर भर के पड़े होंगे। तभी देवेश का फ़ोन रिंग करने लगता है। देवेश फ़ोन पिक करता है तो यामी कहती है कि देवेश क्या तुम मुझे ऑफिस तक छोड़ने के लिए मेरे घर आ सकते हो। देवेश कहता है कि मुझे माफ़ करना लेकिन मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं अब डीएस यूनिवर्सिटी का एक टीचर हूँ, मैं अपना पहला ही दिन नहीं मिस कर सकता हूँ। यामी हैरान होते हुए कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम टीचर बन गए कब? ये कैसे पॉसिबल है? हो सकता है कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे। यामी हैरान होते हुए कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम टीचर बन गए कब? ये कैसे पॉसिबल है? हो सकता है कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे। देवेश हंसते हुए कहता है कि अरे मैं यहाँ फिजिकल एजुकेशन का टीचर हूँ। यानी कहती है अच्छा तो तुम जाओ अपना काम करो और हाँ, बेस्ट ऑफ लक। 2 लड़के दूर से जब बात कर रहे थे कि एक ने कहा अबे वो देख कितना हैंडसम लड़का यहाँ आया है यार। वे दोनों ही देवेश को देखने लगते हैं। कुछ लड़कियां देवेश के पास ही खड़ी थी, उन्होंने देवेश को बातें करते हुए सुन लिया था। तो उनमें से एक लड़की कहती है अगर ये हमारे यूनिवर्सिटी के सच में एक हैंडसम टीचर है तो मुझे यकीन है कि हमें डेली काफ़ी अच्छे लेसन मिलेंगे, मैं इनका क्लास कभी मिस ही नहीं करूंगी। दूसरी लड़की भी कहती है हम भी नहीं करेंगे। देवेश एक लड़की से ऑफिस के जाने का रास्ता पूछता है। वो लड़की तो देवेश के चार्म को देखकर जम सी गई थी। वो तो कुछ देर बस देवेश को ऐसी देखती रह जाती है। देवेश तो उसकी हरकतों को समझ नहीं पाता। वो चुटकी बजाते हुए बोला हेलो आप कहाँ खो गई। देवेश एक लड़की से ऑफिस के जाने का रास्ता पूछता है। वो लड़की तो देवेश के चार्म को देखकर जम सी गई थी। वो तो कुछ देर बस देवेश को ऐसी देखती रह जाती है। देवेश तो उसकी हरकतों को समझ नहीं पाता। वो चुटकी बजाते हुए बोला हेलो आप कहाँ खो गई। वो लड़की होश में आकर कहती है कि क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं। देवेश कहता है हाँ मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि ऑफिस कहाँ है। वो लड़की कहती है कि क्या आप यहाँ नए आए हैं। देवेश कहता है हाँ दरअसल मैं यहाँ फिजिकल एजुकेशन का नया टीचर हूँ। वो लड़की देवेश से घबराते हुए कहती है कि माफ़ कीजिएगा सर, चलिए मैं आपको वहाँ तक छोड़ देती हूँ। वो लड़की देवेश को ले जाने लगती है। वो लड़की अपने मन में सोचने लगती है कि क्या बात है, इतना हैंडसम टीचर, अब लगता है कि मुझे भी फिजिकल एजुकेशन की क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए। भला इतने हैंडसम टीचर की क्लास कौन ही मिस करना चाहेगा।
वो लड़की देवेश से घबराते हुए कहती है कि माफ़ कीजिएगा सर, चलिए मैं आपको वहां तक छोड़ देती हूँ। वो लड़की देवेश को ले जाने लगती है। वो लड़की अपने मन में सोचने लगती है कि क्या बात है, इतना हैंडसम टीचर, अब लगता है कि मुझे भी फिजिकल एजुकेशन की क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए। भला इतने हैंडसम टीचर की क्लास कौन ही मिस करना चाहेगा। वो लड़की देवेश से पूछती है कि सर क्या मैं आपकी एज जान सकती हूँ। देवेश उसे जवाब तो नहीं देना चाहता था, लेकिन एक अजीब सा लुक देते हुए बोला 26 का होने वाला हूँ। ये सुनते ही उस लड़की के अंदर तो खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वो सोचने लगी इतना यंग टीचर, अब तो जरूर ज्वाइन करना होगा। आगे की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारी यूट्यूब चैनल सिर्फ और सिर्फ वीके नॉवल स्टोरी 2.0 को। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूले। चलिए मिलते हैं अगले एक न्यू एपिसोड में। धन्यवाद।